चाटुकारिता के दौर में जहां एक और सरकार में बैठे अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग और काफी हद तक न्यायाधीश भी, न्यायपालिका भी तानाशाही सरकार की चाटुकारिता करने में लगी है, नंबर बढ़वाने में लगी है, मलाईदार पद लेने में लगी है, तो वहीं देश में ऐसे जज भी हैं अभी जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनको उनकी औकात बता रहे हैं, कानून की ताकत दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है और विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जस्टिस माधव जामदार जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने हाल ही में सरकार के तानाशाही रवैये पर एक ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। माधव जामदार ने कहा कि अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, क्या ऐसे नारे नागरिक नहीं लगा सकते? और ऐसे नारे लगाने पर क्या उनको देश निकाला, उनको शहर निकाला दे दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची। याचिका अहमद सईद की थी जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। बॉम्बे पुलिस ने याचिका लगाई और कहा कि वो सईद को, जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उनको 1 साल के लिए बॉम्बे से बाहर भेज रहे क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये लगातार प्रदर्शन करते हैं एनआरसी के मुद्दे पर, सरकार के खिलाफ मुद्दे पर। तो ऐसे में जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि अगर सईद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके खिलाफ जितनी एफआईआर है वो सब सरकार विरोधी एफआईआर है, तो आप इनको शहर से कैसे निकाल सकते हैं? उन्होंने टिप्पणी करते हुए एक एग्जाम्पल दिया जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जस्टिस माधव ने कहा, क्या ये क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है क्या? ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? वे आंदोलन नहीं कर सकते क्या? ये सब क्या है? आज इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर रहे हैं, ये क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिका में बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा दिए, तो क्या ऐसे नारे लगाने पर आप नागरिकों को शहर से, देश से निकाल देंगे क्या? ये बहुत बड़ी टिप्पणी है जो कल से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। हम लोग अक्सर देखते हैं इस समय एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा है, जहां पर युवा जो हैं वो नीट पेपर लीक को लेकर 17 लोगों की जान जिनकी गई, उसको लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उल्टा नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को देश विरोधी तक कह दिया है। मीडिया इनको देश विरोधी कहता है, बीजेपी के पाले हुए गुंडे इनको देश विरोधी कहते हैं। और ये लोग सिर्फ जवाबदेही सरकार से मांग रहे हैं। ये सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हुआ, और पेपर लीक हुआ तो जवाबदेही तय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन इतना कहने पर भी मीडिया, बीजेपी के पाले हुए दलाल और यहां तक कि बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता भी देश के युवा को देश विरोधी कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जज साहब ने जिस तरीके से कहा कि अमित शाह मुर्दाबाद कह दिया या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कह दिया, तो क्या हो गया? विरोध करना जनता का अधिकार है, और अगर जनता विरोध करेगी तो क्या आप उन पर मुकदमे दर्ज कर लेंगे? और मुकदमे दर्ज सिर्फ इस बात पर करेंगे कि उन्होंने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कहा, अमित शाह मुर्दाबाद कहा। अरे जो लोग सत्ता में, सरकार में बैठे हैं, उनके खिलाफ जनता का गुस्सा फूटेगा। जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, जब इतनी धांधलियां हो रही हैं, तो गुस्सा फूटेगा, वो विरोध भी करेंगे और नारे भी लगाएंगे। और इसलिए किसी को देश से बाहर निकाल दिया जाए, शहर से बाहर निकाल दिया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो जवाबदेही को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, उनको अक्सर देश विरोधी कह दिया जाता है। बीजेपी सरकार के विरोध को, मोदी के विरोध को, अमित शाह के विरोध को देश का विरोध बता देती है, ना जाने कैसे। अमित शाह तो देश नहीं है, मोदी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है। देश, इस देश के 125 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं। देश वो लोग हैं जो नीट का पेपर दिए थे और पेपर लीक हो गया। देश वो लोग हैं जिनकी नीट के पेपर के बाद जिन्होंने आत्महत्या कर ली। बीजेपी तो देश नहीं है। लेकिन जब बीजेपी से सवालों का जवाब मांगा जाता है, जब महंगाई पर सवाल किया जाता है, जब वोट चोरी पर सवाल किया जाता है, जब एसआईआर पर, लोकतंत्र पर सवाल किया जाता है, तो सरकार के इशारों पर चलने वाला पुलिस प्रशासन
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर लिखता है, एफआईआर दर्ज करता है, ताकि वो अगली बार आवाज ना उठाएं और उनको शहर से, प्रदेश से, देश से बाहर निकाल देता है। बड़ा सवाल यही है दोस्तों। जिस तरीके जस्टिस माधव जानदार ने इस पूरे मामले पर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है और कहा है कि आप लोगों ने सभी नागरिकों को अपना गुलाम बना दिया। आप चाहते हैं कि आपके गलत फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन ना हो, और प्रदर्शन करते हैं तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आप तो प्रदेश से, देश से जो एक संवैधानिक अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं, और उसको खत्म करने के लिए आप एफआईआर कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही दूसरी और एक और खबर, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं वो लोग जो पेपर लीक और धांधली से जुड़े हैं। जब सरकार खुल्लम खुल्ला पेपर लीक से जुड़े लोगों से मिलकर हाथ मिलाने लगे, फूलों के गुलदस्ते लेने लगे, तस्वीरें लेने लगे, तो समझ जाइए कि सरकार और सरकार के मुखिया और पेपर लीक माफियाओं के बीच साठगांठ है। भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका एक नमूना है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विपुल दुबे से मुलाकात की। वही विपुल दुबे जो कि बेदीराम के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के पेपर लीक स्कैंडल में लिप्त हैं। जिस बेदीराम का 20 से 25 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसने खुद कबूला था पैसा लेकर पेपर लीक कराने का 2024 में नीट का, उससे पहले उस बेदीराम के ऊपर 2006 से लेकर 2024 तक कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक कराने के मुकदमे दर्ज हैं, फिर चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, सारे पेपर लीक कराने के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। और यह उसी बेदीराम के सहपाठी साथी विपुल दुबे, जिनका नाम 2024 में नीट का पेपर लीक कराने में आया था, उससे खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। जब प्रदेश का मुखिया, जिसके हाथ में प्रदेश की कमान है, जिसके हाथ में प्रदेश को चलाना है, वो पेपर लीक माफियाओं के साथ संबंध रखता है, खुलकर पेपर लीक माफियाओं से मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री और पेपर लीक माफिया जो है, जो विधायक पेपर लीक माफिया हैं विपुल दुबे, वो कैसे इस्तीफा दे देंगे। अरे जब सबके सर पर योगी महाराज का हाथ है तो ये लोग कैसे इस्तीफा दे देंगे। और आप लोग कह रहे हो कि सरकार इस्तीफा दे, यानी कि अब साफ हो चुका है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। सरकार से लेकर पेपर लीक माफिया, शिक्षा मंत्री सब शामिल हैं और सब मिलकर जनता का बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बैकफुट पर जा चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को डर लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मैं नहीं बता सकता उन लोगों के नाम जो चंदा चोरी में शामिल हैं, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो मुझे भी खत्म करवा देंगे। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती। क्या बात है सर, क्या बात है। बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने मुंह से मान रहे हैं कि सनातन की रक्षा के आड़ में, सनातन के रखवालों ने, हिंदुत्व के रखवालों ने, राम को लाने वाले लोगों ने चंदा चोरी की है। कई लोगों ने सवाल पूछा कि महाराज जी आपने पर्ची क्यों नहीं निकाली, तो बोले मैं अगर पर्ची निकाल देता तो वो मुझे मरवा देते। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने मरने की बात करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ मर जाओ, लेकिन जब बात राम मंदिर में चंदा बचाने की आई तो ये डर गए। अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं डर गया क्योंकि मुझे शक था कि वो लोग मुझे मरवा देंगे, इसलिए मैंने उनकी पर्ची नहीं निकाली। अब पर्ची वर्ची तो इनकी निकलती नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब ये अपनी जान बचाने के लिए ये सब कह रहे हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री को पता था कि चंदा चोरी में शामिल लोग कौन हैं, तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए
सनातन की रक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आए? क्या वो सिर्फ हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए आम आदमी को लड़ने मरने के लिए छोड़ रहे हैं? खुद डरते हैं, डरपोक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो मंदिर में चंदा चोरी करने वालों से डर गए। इन तीनों खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।